दोस्तों, एक कौवा ने औरत के साथ गलत हरकत कर दी। आइए सुनते हैं कौवा और खूबसूरत औरत का वाकया। पुराने जमाने में एक ताजिर हुआ करता था जिसका नाम अनीस था। वह एक समझदार और मेहनती इंसान था जिसने अपनी तिजारत को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ाया था। अनीश को परिंदों से बड़ा लगाव था। उसकी इसी मोहब्बत का नतीजा था कि जब उसने एक नन्हे से कोए के बच्चे को बेसहारा पाया तो उसे अपने घर ले आया। वक्त गुजरता गया और अनीस ने उस कोए को अपने हाथों से पाला, उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया और यहां तक कि उसे बोलना भी सिखाया। वो कौवा अब एक मामूली परिंदा नहीं रह गया था, बल्कि घर का एक अहम हिस्सा बन गया था। अनीश की बीवी भी उसे पसंद करती थी, मगर उतनी नहीं जितनी मोहब्बत अनीश को थी। अनीश की बीवी बेहद खूबसूरत थी, मगर तिजारत के सिलसिले में अनीश को 4 साल के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपनी बीवी को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कोए को उसके पास छोड़ गया। यह तुम्हारा साथ ही रहेगा, तुमसे बातें करेगा, तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा, अनीश ने प्यार से कहा था। बीवी ने भी हामी भर ली, मगर उसे क्या पता था कि यही परिंदा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। अनीस के जाने के कुछ वक्त बाद ही अजीब वाकत पेश आने लगे। एक दिन सुबह के वक्त जब गली में चंद लोग गुजर रहे थे तो वह कौवा अचानक घर की मने पर आकर बैठ गया और ऊंची आवाज में बोलने लगा, अनीज की बीवी झानिया है, अनीज की बीवी झानिया है। यह रात में अपने आशिक को बुलाकर रोशनी बुझा देती है, यह झिना करती है, इसे पत्थर मारो। पहले तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब कौवा हर आने जाने वाले के सामने यही जुमले दोहराने लगा तो कुछ लोग ठिठक कर रुक गए। एक शख्स जो उस गली से गुजर रहा था हैरत से कौवे की तरफ देखने लगा। ये क्या कह रहा है? उसने अपने पास खड़े आदमी से पूछा। अरे छोड़ो यार, ये तो एक परिंदा है, दूसरे ने लापरवाही से कहा। मगर बात आई गई नहीं हुई। चंद ही दिनों में कौवे की बातें पूरे मोहल्ले में फैलने लगीं। अब हर कोई कौवे की मंडेल पर बैठने का इंतजार करता था। जैसे ही कोई गली से गुजरता कौवा फिर से वहीं झूमे दोहराने लगता, अनीश की बीवी जानिया है, अनीश की बीवी जानिया है। अब यह बात लोगों के लिए एक राज बन चुकी थी। कुछ लोग कहने लगे कि परिंदे झूठ नहीं बोलते, वे सिर्फ वही कहते हैं जो देखते हैं। अब अनीश की बीवी के बारे में अजीब अजीब बातें बननी शुरू हो गईं। लगता है कि वाकई में कोई मामला है, तभी तो कौवा ऐसी बातें कर रहा है। शायद अनीश भी इसी वजह से इसे छोड़कर चला गया हो। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने उस घर से दूरी बना ली। अब कोई भी उसकी दहलीज पर नहीं आता था, कोई उसकी खैरियत तक पूछने नहीं आता था। बीवी की हालत यह थी कि वह घर से निकलने तक में डरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कौवा हर सुबह अपनी मंडर पर बैठा यह सब कुछ कहता और फिर दिन भर के लिए गायब हो जाता। कोई नहीं जानता था कि वह दिन भर कहाँ रहता था, लेकिन उसकी बातें अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थीं। यह बात आम हो चुकी थी कि अनीश की बीवी पर कोई इल्जाम है और इल्जाम लगाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक परिंदा है। दिन गुजरते गए और हर रोज कौवा मंडर पर बैठकर वही जुमले दोहराता रहा। आस पड़ोस के लोग अब इस बात को मजाक नहीं समझ रहे, उनके मन में शक बैठता जा रहा था। कुछ लोग चुपचाप यह सब देखते और सुनते रहे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो अब खुलकर बातें करने लगे थे। फिर एक दिन अचानक शहर के बाजार में लोगों ने अनीश को देखा। 4 साल बाद वह अपने शहर लौट रहा था। वह घोड़े पर सवार था और उसके साथ कुछ सामान भी था। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी वे उसे पहचान गए। कुछ लोग खुशी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़े, मगर कुछ के चेहरों पर अजीब से तासुर थे। उनके दिलों में बहुत सी बातें उमड़ रही थीं। अनीश भाई, इतने साल कहाँ रहे? एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर सवाल किया। क्या तुम्हें अपने घर का कोई होश नहीं था? एक और आदमी ने तंज किया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में क्या क्या हुआ इसका अंदाजा भी है। तुम्हें बाजार में खड़े एक नौजवान ने कहा, अगर इतने लंबे वक्त के लिए जा रहे थे तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाते, यूं अकेली छोड़ने का क्या मतलब था? एक और शख्स ने तंज कसा। अनीश को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग क्या कहना चाह रहे थे। वो इन अजीबोगरीब बातों से परेशान तो हुआ, मगर उसने खुद को काबू में रखा। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना सामान लेकर घर की तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में कई तोहफे थे जो वह अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। कीमती कपड़े, गहने, इत्र और ना जाने क्या क्या उसके दिल में खुशी थी।
कि इतने सालों बाद वह अपनी बीवी से मिलेगा। मगर जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, जो मंजर उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी बीवी कमरे में बहुत कम कपड़ों में मौजूद थी। पूरा जिस्म तक ढका हुआ नहीं था और कौवा पिंजरे में बंद था। उसके मुंह पर बड़ा सा कपड़ा बंधा हुआ था। अनीश ने अपने कौवे को देखा, जल्दी से उसका पिंजरा खोला और उसका मुंह खोल दिया। अनीश को ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह अपनी बीवी से कहने लगा, कौन था तेरे साथ? तो उसकी बीवी जल्दी से चादर ओढ़कर कहने लगी, कोई नहीं था। वह घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वाकई कोई गलत काम किया है। अनीश यह देखकर गुस्से में आ गया। अब तक वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों को झुठला रहा था, मगर अब खुद अपनी आंखों से वही सब देख रहा था। उसकी बीवी घर के अंदर खड़ी थी, मगर वह एकदम खामोश थी। बाहर भीड़ भी लगी हुई थी, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ कहे। अनीश के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या यह कौवा सच कह रहा है? वह जोर से चिल्लाया, अब इस बात का फैसला बादशाह करेंगे। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराकर गली में गूंजने लगी। लोग जो पहले ही कान लगाए खड़े थे, यह सुनकर सन्न रह गए, मगर कोई भी आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने फौरन जाकर यह खबर बादशाह तक पहुंचा दी। उन्होंने बादशाह को सारी कहानी बताई और कौवे के बारे में बताया कि कैसे वह लगातार अनीश की बीवी पर इल्जाम लगाता आ रहा है। बादशाह ने सब कुछ सुनकर कहा, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, तब तक हकीकत को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इतने में दरबार में एक शख्स दाखिल हुआ, जिसके कंधे पर वही कौवा बैठा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अनीश था। वह तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ बादशाह के सामने हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके हाथ में वो कौवा कसा हुआ था, जिसे लेकर अब वो बादशाह के सामने इंसाफ की गुहार लगाने आया था। दरबार में मौजूद लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। अब सबकी निगाहें बादशाह पर थीं कि वो इस मामले में क्या फैसला करते हैं। जैसे ही अनीश बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा, वहां मौजूद तमाम लोग उसके साथ आए। कौवे को देखकर हैरान रह गए। इतने बोलने वाला और अक्लमंद कौवा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वह दरबार में उड़ता हुआ कभी एक तरफ बैठता, कभी दूसरी तरफ, और अपने पंजों से बार बार जमीन खुरचने लगता। ऐसा लगता था जैसे वह कोई बड़ी बात कहने वाला हो। अनीस जब बादशाह के सामने पहुंचा तो उसने सलाम किया, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहता, कौवे ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मेरा सलाम कबूल कीजिए। उसकी आवाज से पूरा दरबार गूंज उठा। वहां मौजूद सारे लोग को कौवे को देखकर एक बार फिर हैरत में पड़ गए। बादशाह सलामत ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराकर कहा, अनीश, यह तो बड़ा ही होशियार परिंदा है। ये इतनी साफ साफ बातें कैसे कर रहा है? कौज हट से बोला, बादशाह सलामत, मैं बहुत अक्लमंद हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। मैं वह सब बता सकता हूं जो इंसान नहीं देख पाते। बादशाह ने दिलचस्पी से कौवे को देखा और कहा, अनीस, यह कौवा तो बड़ा ही काबिले गौर है। बताओ, किस लिए आए हो? अनीश ने गहरी सांस ली और अपनी पेशानी से पसीना पहुंचते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं एक ताजिर हूं और शहर शहर घूमकर कारोबार करता हूं। जब मैं 4 साल पहले अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर रवाना हुआ था, तब मैंने अपने इस वफादार कौवे को अपनी बीवी के पास छोड़ दिया था। मैंने इसे कहा था कि घर की हिफाजत करना, और अगर कोई बाहर से आए तो उसकी खबर रखना। मैं इस पर बहुत भरोसा करता था। ये मेरी बीवी की तन्हाई को दूर करने के लिए था। मगर जब मैं वापस लौटा तो जो मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इतना कहकर अनीश एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अनीस को बादशाह के दरबार में हाजिर होने पर मजबूर कर दिया। अनीश ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। बादशाह सलामत अनीस की खामोशी को देखकर ताज्जुब में पड़ गए। उनके चेहरे पर सवालात थे, लेकिन अनीस का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने ठहर कर उसे बोलने का मौका दिया। कुछ देर बाद अनीश ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को दोनों हाथों से पोंछ हुए कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मेरी बीवी कमरे में थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वो बहुत बदहल्के कपड़ों में बिस्तर पर थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने आंखें बंद कर रखी थीं और उसके होठों से धीमे धीमे सिसकियां और आह निकल रही थीं। मुझे कमरे से किसी के बोलने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे आने की आहट हुई, वह चौंक पड़ी और घबराकर पास पड़े कपड़े से अपना जिस्म ढकने लगी। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। 4 साल बाद अपने घर लौटा था, लेकिन यह मंजर देखकर मेरे दिल पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन मैंने गौर किया कि कोने में रखा मेरा प्यारा कौवा पिंजरे में कैद था। उसके मुंह पर मोटा कपड़ा बंधा हुआ था और वह छटपटा रहा था। उसे इस हाल में देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। जिस परिंदे को मैंने बचपन से पाला था, जिस परिंदे पर मुझे भरोसा था, उसे इस तरह कैदी क्यों बना रखा था। मैंने झपट कर पिंजरे का दरवाजा खोला और उसके मुंह से कपड़ा हटाया। कौवा फौरन जोर जोर से बोलने लगा, अनीश, तुम्हारी बीवी जानिया है। वह रात को अपने आशिक को बुलाकर बत्ती बुझा देती है, जिना करती है। तुम्हारी बीवी जानिया है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा। वह सख्त घबरा चुकी थी। उसका चेहरा बेरंग पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वह मेरे अचानक आने से बुरी तरह चौंक गई थी। फिर वह घबराते हुए बोलने लगी, आप ऐसे अचानक आ जाएंगे? मुझे यकीन नहीं था। अगर पता होता तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। वह हड़बड़ाकर उठने लगी, लेकिन लड़खड़ाकर वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जिस्म भीगा हुआ था, पसीने से लथपथ। मैंने उसकी हालत देखी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे अब कोई शक नहीं रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का बेवफाई भरा चेहरा था और कानों में कोए की चीखें गूंज रही थीं। मैं गुस्से से बेकाबू हो चुका था। मैंने झपट कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब क्या है? कौन था यहां? किससे बातें कर रही थी? तू बोल। मेरी बीवी सुबक लगी, लेकिन मैं अब उसके आंसुओं पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मैं पागलों की तरह पूरे कमरे में घूमने लगा, हर कोना टटोलने लगा। मैंने पर्दे उठाए, बिस्तर के नीचे झांका, अलमारी खोल कर देखी। मेरा दिल कह रहा था कि कोई था, जरूर था, लेकिन वह जा चुका था। कौवा अब भी लगातार वही अल्फाज दोहरा रहा था। मैं दीवार से सिर टिकाकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं सोच रहा था कि 4 साल मैंने इस औरत के लिए मेहनत की, इसकी खुशियों के लिए दूर दूर तक कारोबार किया, और इसने मेरे साथ क्या किया। अनीस इतना कहकर चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से और अफसोस की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। बादशाह सलामत गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था। बादशाह सलामत ने अपने हाथ पर बैठे कुएं को गौर से देखा, फिर अपनी आंखें अनीश पर टिका दी। उनकी गहरी सोच में डूबी आंखें ये परखने की कोशिश कर रही थीं कि हकीकत क्या है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अनीश, ये जो कुछ भी तुमने बयान किया, अगर सच है तो बहुत जल्द हकीकत सबके सामने आ जाएगी। मगर मुझे यह समझ नहीं आता कि एक परिंदा इस कदर जुबान कैसे खोल सकता है। अभी बादशाह की बात पूरी भी ना हुई थी कि कौवा फौरन बोल पड़ा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आप पर मेरी जान भी कुर्बान। दरबार में बैठे लोग सकते में आ गए। कौवा पहले भी बोल रहा था, मगर अब उसकी आवाज और तेज और साफ थी। किसी ने आज तक कोई परिंदा इस तरह बोलते नहीं सुना था। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ ने कहा कि यह कोई जादुई परिंदा है, तो कुछ ने कहा कि इस पर किसी जिन्न का असर है। बादशाह सलामत ने अपनी तवज्जो कुएं की तरफ की और उसे सवाल किया, बताओ, जो कुछ अनीस कह रहा है वो सच है या नहीं? कौवा फिर बोलने लगा, सच है बादशाह सलामत, सब सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना। अनीश की बीवी जानिया है, बत्ती बुझाकर अपने आशना के साथ गुनाह करती है। बादशाह ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हैरत और उलझन के मिले जुले जज्बात थे। हकीकत जो भी हो, सामने लानी पड़ेगी, बादशाह ने धीमी मगर कड़ाई से कहा। फिर उन्होंने अनीश की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बस इंसाफ चाहिए है ना? अनीस ने सर झुका लिया और बोला, जी बादशाह सलामत, अगर मुझे इंसाफ मिल जाए तो मैं इस कुएं को आपको तोहफे में दे दूंगा। बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया।
उन्होंने अपने सिपाहियों को इशारा किया। यह है कुआं, अब महल में रहेगा। अनीस, तुम अपने घर वापस जाओ और अपनी बीवी के साथ रवैया सही रखो। अनीश ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उस औरत को फिर से देखूं। मेरा बस चले तो उसे अब भी इसी वक्त मौत के घाट उतार दूं। और आप कह रहे हैं कि मैं उसके पास जाकर उसे माफ कर दूं। बादशाह सलामत ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे जज्बात अपनी जगह, मगर हकीकत सामने आए बिना कोई फैसला नहीं किया जाएगा। तुम जाओ और अपना रवैया दुरुस्त करो। अनीश के चेहरे पर मायूसी और नफरत के साए थे। वह बोला, जो हुक्म आपका। बादशाह सलामत जैसे ही अनीश दरबार से निकलने के लिए मुड़ा, कुआं फड़फड़ आया और तेजी से उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। अनीश, अनीश, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, मुझे यहां मत छोड़ो। लेकिन तभी बादशाह के इशारे पर एक सिपाही आगे बढ़ा और कुएं को फौरन पकड़ लिया। उसे एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया गया। कुआं पिंजरे में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। उसकी चीखें पूरे दरबार में गूंजने लगीं। मुझे छोड़ो, मुझे अनीज के साथ जाने दो, मुझे अनीज के पास जाना है। लेकिन अब न उसकी चीख की कोई अहम थी और न ही उसकी गुहार की। अनीश अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। वह बिना पीछे मुड़े दरबार से बाहर निकल गया। दिन गुजरा और रात हो गई। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। बादशाह सलामत अपने महल की आलीशान आरामगाह में मौजूद थे, लेकिन उनके जहन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महज एक कुएं की गवाही पर किसी की जिंदगी का फैसला सुना दिया जाए। इंसाफ का तकाजा यही था कि वे खुद हकीकत की तह तक जाएं और अपनी आंखों से सब कुछ देखें। इसी सोच विचार में डूबे हुए उन्होंने एक अहम फैसला किया। वह खुद अनीश के घर जाकर इस मुआल्ले की सच्चाई जानेंगे। बादशाह सलामत ने रात का इंतजार किया और जब शहर नींद की आगोश में चला गया, तब उन्होंने अपना भेस बदला। अब वह बादशाह नहीं लग रहे थे, बल्कि एक आम इंसान की तरह मामूली कपड़ों में थे। फिर उन्होंने अपने भरोसेमंद सिपाही को महल में रहने का हुक्म दिया और खुद अकेले ही अनीश के घर की जानिब रवाना हो गए। अनीश का घर दूर नहीं था, मगर वहां तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था। शहर की गलियों में चुप्पी थी। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बादशाह सलामत एहतियात से चलते रहे, जब तक कि अनीस का आलीशान मकान उनके सामने नहीं आ गया। यह वाकई एक शानदार घर था। उसकी ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजा इस बात का सबूत थे कि यह किसी रईस ताजिर का घर है। लेकिन बादशाह सलामत किसी तरह के दस्तक या इजाजत का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने गौर किया कि घर के चारों तरफ सन्नाटा था। उन्होंने फुर्ती से दीवार को पार किया और अंदर दाखिल हो गए। बादशाह सलामत ने जब अंदर कदम रखा तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई नौकर चाकर, न कोई औरतों की चहल पहल। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी उस कमरे से छन कर आ रही थी जहां अनीश और उसकी बीवी मौजूद थे। बादशाह सलामत ने अपने कदम धीरे किए और उस कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। दीवार से कान लगाकर सुना तो अंदर से अनीश की आवाज आ रही थी। वह अपनी बीवी से बात कर रहा था। किसी मियां बीवी की इस तरह छुपकर बातें सुनना दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी बादशाह को इंसाफ के लिए यह सब करना पड़ रहा था। और वह दोनों ऐसी बातें नहीं कर रहे थे जो एक मियां बीवी करते हैं। लेकिन बादशाह ने जो कुछ सुना, अब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्हें समझ आ गया था कि मामला क्या है। इससे पहले कि अनीस या उसकी बीवी को किसी गैर मौजूदगी का एहसास होता, बादशाह फुर्ती से वापस मुड़ गए और उसी तरह दीवार फलांग कर बाहर आ गए। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अनीश फिर हाजिर था। बादशाह सलामत, आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी के साथ रवैया दुरुस्त रखा। उसे कोई एहसास नहीं होने दिया कि मुझे उस पर शक है। अब मैं आपसे इंसाफ चाहता हूं, अनीश ने कहा। बादशाह ने गहरी नजरों से उसे देखा। तभी दरबार में एक बुजुर्ग दाखिल हुआ जिसकी कमर झुकी हुई थी और जिसने अपने कंधे पर एक पोटली उठा रखी थी। उनके साथ एक सिपाही था जो पिंजरा लेकर आया था। बादशाह ने दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, यह शख्स परिंदों का माहिर तबीब है। यह न सिर्फ परिंदों की बीमारियों का इलाज जानता है, बल्कि परिंदों की आदतों और जहनियत का भी माहिर है। इसे खास तौर पर बुलाया गया है। इस कोए की हकीकत जानने के लिए अनीश ने सर नीचे कर लिया। इतने में सिपाही ने पिंजरा खोला और कुआं फिर से वहीं चीख पुकार करने लगा।
अनीश की बीवी बदक है, अनीश की बीवी गुनहगार है, वह हर रात गैर मर्दों के साथ सोती है। कौवा बार बार यही दोहरा रहा था। अनीश गुस्से से कांप उठा। देखिए बादशाह सलामत, यह वही कह रहा है जो मैंने आपसे कहा था। अब मुझे इंसाफ दीजिए। बादशाह सलामत ने एक लंबी सांस ली। उन्हें रात का मंजर याद आ रहा था जब उन्होंने खुद अनीस की बीवी की बातें सुनी थीं। बादशाह सलामत दरबार में अपने तख्त पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था। परिंदों के माहिर तबीब ने जो कुछ उन्हें बताया था, वह बात उन्हें बेचैन कर रही थी। तबीब ने कई घंटों तक कोए के साथ रहकर उसकी हरकतों और बोली को समझने की कोशिश की थी। वह कोए से बात करता, उसे कुछ कहता और फिर उसकी बातों को गौर से देखता। उसके सवालों पर कौवा जवाब भी देता, लेकिन उसके जवाबों में कई ऐसी बातें थीं जो सोचने पर मजबूर कर रही थीं। जब तबीब ने बादशाह सलामत को एक तरफ बुलाकर सारी हकीकत बताई, तो बादशाह जितना हैरान हो सकते थे उतना कम था। परिंदों के माहिर तबीब ने साफ साफ कहा, जहां पनाह यह कौवा सिर्फ सुनी सुनाई बातें दोहराता है। ये जो कुछ कह रहा है, ये इसकी अपनी अक्ल भी है, लेकिन इसे यह मालूम नहीं कि जो यह बोल रहा है उसमें सच्चाई कितनी है। बादशाह ने गहरी सांस ली। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह मामला उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, अनीज पर नजर रखो। जब वह अपने घर से बाहर जाए तो उसकी बीवी को दरबार में लेकर आओ। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और फौरन रवाना हो गए। लेकिन जब सिपाही वापस लौटे तो उनके पास एक अलग ही खबर थी। सिपाही ने सलाम करके कहा, बादशाह सलामत अनीस की बीवी दरबार में आने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि वह अपने शौहर की गैर मौजूदगी में कहीं नहीं जा सकती। अगर बादशाह सलामत को मुझसे मिलना है तो वह खुद आ जाए। मैं अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं करूंगी, वरना वह मुझ पर फिर शक करेगा। बादशाह सलामत सोच में पड़ गए। एक औरत जो इतनी मजबूती से अपने किरदार की हिफाजत कर रही थी, क्या वह वाकई गुनाहगार थी? उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर फैसला किया कि खुद जाकर उससे मिलना होगा। उन्होंने अपना भेस बदला और अकेले ही अनीश के घर की तरफ रवाना हो गए। घर के बाहर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर एक कड़क आवाज आई, कौन है? बादशाह ने अपना तारुफ करवाया, मैं बादशाह हूं, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। भीतर कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर धीमे कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, मेरा शौहर इस वक्त घर पर नहीं है, आप यहां से चले जाएं। बादशाह सलामत ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं खुद ना आया होता तो तुम्हें दरबार में बुलवाया जाता। तुम खुद कह रही थी कि बादशाह आ जाएं। अब जब मैं आ गया हूं तो बात करो। कुछ देर और खामोशी रही। फिर अंदर से दरवाजा खुला, लेकिन औरत सामने नहीं आई। वो पर्दे की ओट में खड़ी थी। उसकी की आवाज हल्की थी, लेकिन मजबूती से भरी हुई, बादशाह सलामत, आपने इस गरीब औरत के घर कदम रखा, ये मेरे लिए बहुत है। मगर आप मुझसे किस हकीकत की उम्मीद कर रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं गुनहगार हूं? क्या मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही हूं? बादशाह सलामत, यह सवाल ही मेरी तौहीन है। बादशाह सलामत ने उसकी आवाज में छुपे दर्द को महसूस किया। उन्होंने नरमी से कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे सच बताओ ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। औरत की आवाज कांप उठी, बादशाह सलामत, आप एक परिंदे की बातों में आकर मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। क्या एक कोए की बात इतनी बड़ी सच्चाई बन सकती है कि आप एक औरत की जिंदगी का फैसला कर दें? काश मैं इस इल्जाम से पहले ही मर जाती। बादशाह सलामत ने उसकी दर्द भरी बातें सुनी, लेकिन वह चाहते थे कि वह खुद अपनी बेगुनाही साबित करें। उन्होंने कहा, यह मौका इल्जाम लगाने या रोने का नहीं है। मैं तुम्हारी सच्चाई जानना चाहता हूं। औरत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी खामोशी ने बादशाह के दिल को झकझोर कर रख दिया। वह देख सकते थे कि यह औरत अंदर से टूटी हुई थी, मगर फिर भी खुद को संभाले हुए थी। कुछ देर तक वहां एक अजीब सी चुप्पी रही। फिर बादशाह सलामत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखना, सच चाहे जितना भी छुपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। इतना कहकर बादशाह सलामत मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गए। उनकी आंखों में अब भी कई सवाल थे जिनका जवाब उन्हें जल्द ही ढूंढना था। उधर अनीश रोजाना बादशाह सलामत के दरबार के चक्कर लगाने लगा था। उसका सब्र अब जवाब देने लगा था। वह हर रोज आकर फरियाद करता,
बादशाह सलामत, आखिर कब इंसाफ मिलेगा? कब मेरी जान उस औरत से छूटेगी? मैं उसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं एक ऐसी औरत को अपने घर में भला कैसे देख सकता हूं जिसने मेरी अमानत में खयानत की है, जिसका गवाह एक परिंदा भी है। बादशाह सलामत ने अनीस की फरियाद सुनी और 1 हफ्ते बाद परिंदों के माहिर तबीब को बुलवाया। उन्होंने उसे हुक्म दिया कि वह कोए को लेकर आए। दरबार में हाजिरी लग चुकी थी। चारों तरफ दरबारी खड़े थे। बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दोनों मियाँ बीवी को दरबार में हाजिर की जाए। कुछ ही देर में अनीश और उसकी बीवी दरबार में दाखिल हुए। अनीस की आंखों में गुस्सा था, जबकि उसकी बीवी का चेहरा बुझा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि वह किसी बोझ के तले दबी हुई है। उसी वक्त तबीब भी दरबार में आ चुका था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसे एक मोटे कपड़े से ढका गया था। बादशाह ने इशारा किया तो सिपाहियों ने पिंजरा दरबार के बीचों बीच रख दिया। बादशाह सलामत ने गहरी आवाज में कहा, पिंजरे से कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटते ही अनीश की आंखों में हलचल सी दौड़ गई। उसने अपने पुराने साथी उस काले कोए को देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हर कोई इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि एक बार फिर कोवा अनीश की बीवी को देखकर वहीं पुरानी बातें दोहराए। सबको यकीन था कि कोवा उसी तरह चिल्लाकर कहेगा कि अनीश की बीवी बदक है, गुनहगार है। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और था। जैसे ही कोई की नज़र अनीश और उसकी बीवी पर पड़ी, उसने अचानक बोलना शुरू किया, अनीश की बीवी ने मुझसे निकाह किया है। अनीश की बीवी अब अनीश की नहीं बल्कि मेरी बीवी है। अनीश मेरा दुश्मन है। अनीस अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं उससे जंग करूंगा। तेरी बीवी सिर्फ मेरी है, तू कौन होता है उसके साथ खड़े रहने वाला? दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत में पड़ गए। वहां बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने तो कानों को हाथ लगा लिया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई यह कैसी बातें कर रहा है। अनीश का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में थरथरा हुए उसने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक परिंदा हो और ये मेरी बीवी है। तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? मगर कोआ फिर बोला, खामोश हो जा। जब मैं कह रहा हूं कि यह मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया है, तो तू कौन होता है? इसे अपनी बीवी कहने वाला बादशाह सलामत ने मेरा निकाह पढ़वा है, इसलिए मुझसे दूर रहो। अब अनीज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। गुस्से और हैरत की मिलीजुली कैफियत में वो कभी कोए को देखता, कभी अपनी बीवी को। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतने में बादशाह सलामत ने हाथ उठाकर दरबारियों को इशारा किया और उनके हुक्म पर सिपाहियों ने उसी मोहल्ले के कुछ लोगों को दरबार में बुला लिया जहां अनीस और उसकी बीवी रहते थे। यह लोग अनीस के पड़ोसी थे, जिनका बुलावा खुद बादशाह सलामत ने भेजा था। अब अनीस और भी ज्यादा हैरत में था। उसने दरबार में खड़े अपने पड़ोसियों को देखा और फिर बादशाह सलामत की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह सलामत का अगला कदम क्या होगा। सन्नाटे में डूबे दरबार में अब हर कोई बादशाह सलामत के अगले फैसले का इंतजार कर रहा था। बादशाह सलामत अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूबे हुए थे। पूरे दरबार में सन्नाटा था। अनीश की बीवी घबराई हुई खड़ी थी। अनीश खुद भी परेशान था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी बादशाह ने दरबार में खड़े लोगों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, तुम सब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या मामला पेश आया है। दरबार में खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उनमें से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, आज से कुछ वक्त पहले हमारे इलाके में एक अजीब सा माहौल बन चुका था। ऐसा अजीबो गरीब चोर हमारे मोहल्ले में आ चुका था जो हमारी चोरियां करने लगा था। हम रात को सोते तो सुबह हमारी कोई ना कोई कीमती चीज गायब होती। पहले तो सब लोगों ने यही समझा कि कोई डाकू है। हमने चौकीदारी के लिए कुछ सिपाहियों को खड़ा कर दिया, मगर उस चोर का कोई सुराग नहीं मिला। हमारे घरों से सिर्फ सोने की अंगूठियां, सोने की अशर्फियां और दूसरी कीमती चीजें गायब होती रहीं। फिर एक और आदमी आगे बढ़कर कहने लगा, बादशाह सलामत, हम सब बहुत परेशान थे। धीरे धीरे लोगों ने रात में जागना शुरू कर दिया और दिन में सोने लगे। कुछ रोज तक हमारे इलाके में सुकून रहा, लेकिन फिर दिन दहाड़े लोगों की आंखों के सामने ही चोरियां होने लगीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। फिर एक बुजुर्ग औरत जो दरबार में आई थी,
बोलने लगी। एक दिन जब हम सुबह सुबह उठे तो हमारे दरवाज़ों पर दस्तक हुई। जब हमने दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि हमारी वो चीज़ें जो कुछ अरसे पहले चोरी हो चुकी थीं वापस आ चुकी थीं। हमें नहीं पता कि कौन शख्स था जो सही रास्ते पर आ गया और हमारी चोरी की हुई चीज़ें हमें लौटा गया। हमने तो यही समझा कि शायद बादशाह सलामत ने उस शख्स को सज़ा दी हो और वह सुधर गया हो। हम सब ने उस वाक़ को भुला दिया और अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गए। जब यह सब बातें हो रही थीं तो अनीश की बीवी, जिसका नाम रुखसार था, वह घबराई हुई खड़ी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वह बार बार अपने कांपते हाथों को मसल रही थी। बादशाह सलामत ने अनीस की बीवी की तरफ देखा और ठहरी हुई आवाज़ में बोले, ये लोग तो अपने हिस्से की हकीकत बता चुके हैं, अब आगे की हकीकत तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? रुखसार ने सिर झुका लिया। उसके होंठ सूख चुके थे और हाथों की कंपी तेज हो गई थी। दरबार में खड़े लोग भी बेचैनी से उसकी तरफ देखने लगे। पहले तो वह रोने लगी, फिर घबराते हुए उसने कांपते हुए हाथ से पिंजरे में बैठे कोए की तरफ इशारा कर दिया। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, बादशाह सलामत, जब मेरा शौहर काम के सिलसिले में चला गया और अपना पालतू कौवा मेरे पास छोड़ गया तो मैं बहुत घबराई। मुझे डर था कि मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी, पता नहीं मेरा शौहर कब वापस आएगा। लेकिन धीरे धीरे मैं इस कोए से बातें करने लगी। मुझे अजीब सा सुकून मिलता। जब यह मुझसे बोलता, मैंने इस कोए से गहरी दोस्ती कर ली थी। रुखसार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत करके बोलना जारी रखा। फिर एक दिन यह बार मुझसे कहने लगा कि मुझे पिंजरे से निकाल दो, मुझे खुली हवा में उड़ने दो। मैं इसकी बातों में आकर इसे पिंजरे से निकाल चुकी थी, लेकिन यह जाने के बजाय मेरे साथ रहने लगा। यह मुझसे बातें करता रहता और मैं इसे अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती, मगर दिन के एक बड़े हिस्से में यह गायब हो जाता और फिर रात को लौट आता। दरबार में मौजूद हर शख्स बड़े गौर से रुखसार की बातें सुन रहा था। अनीश का माथा शिकन से भर गया था। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि उसका पालतू कौवा इस हद तक जा सकता था। रुखसार ने अपने आंसू पहुंचे और भारी आवाज में बोली, एक दिन मैंने गौर किया कि यह कौवा घर के एक हिस्से में कच्ची मिट्टी खोदकर कुछ दबा रहा था। जैसे ही यह उड़ गया, मैंने उस मिट्टी को हटाकर देखा तो उसमें सोने की बहुत सी अंगूठियां, मालाएं और अशर्फियां थीं। मैं यह देखकर सिहर गई कि यह सब आखिर क्या है। उसकी यह बात सुनकर पूरे दरबार में फुसफुसाना को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने उसकी बीवी ने जो खुलासा किया था वह किसी को भी दहला देने के लिए काफी था। बादशाह सलामत ने गहरी सांस ली और अपने सामने बैठे तबीब की तरफ देखा, जो अब भी पिंजरे में बैठे कोए को टकटकी लगाए देख रहा था। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आने वाला है। हमें यह जानना होगा कि इस कोए ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या मद था। अनीश की बीवी ने जब कोए पर नजर रखना शुरू किया तो धीरे धीरे सारा सच उसके सामने आ चुका था। उसने महसूस किया कि यह कौवा न सिर्फ शातिर था, बल्कि किसी इंसान से भी ज्यादा होशियार था। जब उसने चोरी की हुई अशर्फियां और गहने मिट्टी में डटे हुए देखा तो वह कांप उठी। एक परिंदा इतनी चालाकी से चोरी कर सकता है, यह उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। जब उसने कोए से इस बारे में सवाल किया तो कौवा भड़क उठा और उसे उल्टा धमकाने लगा। गुस्से में आकर अनीश की बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और सजा के तौर पर खाना भी देना बंद कर दिया। लेकिन यह कौवा इतना चालाक था कि उसने किसी तरह पिंजरे का दरवाजा खोल लिया और उड़कर छत की मुंडेर पर जा बैठा। वहां से उसने अनीस की बीवी के खिलाफ तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। वह मोहल्ले वालों को बुलाने लगा और ऐसी बातें कहने लगा जिससे उसकी इज्जत पर सवाल खड़े हो सकते थे। उस औरत ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और जिन जिन लोगों का सामान चोरी हुआ था वह रात के अंधेरे में जाकर उनके दरवाजों पर रख आई। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कौवा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने बार बार उस पर हमला किया। अपनी तेज चोंच से उसकी बाहों, चेहरे और पीठ पर घाव कर दिए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि कपड़ा पहनने से भी उसके जख्मों में जलन होती। वो बस एक चादर ओढ़कर दर्द से कराहती रही। लेकिन जब अनीश वापस आया और अपनी बीवी को उस हालत में देखा तो वह सब गलत समझ बैठा। उसे लगा कि घर में कोई और मर्द था और उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया। अब जब बादशाह के दरबार में सारा सच सामने आया तो हर कोई हैरान था।
दरबार में मौजूद परिंदों के तबीब ने भी कहा कि यह कौवा बहुत ही ज्यादा होशियार और खतरनाक है। ये लोगों की जिंदगियों में फंसा डाल सकता है। अनीश, जो अब तक अपनी बीवी पर शक करता आ रहा था, सच्चाई सुनकर सर पकड़कर बैठ गया। उसकी बीवी बेकसूर थी, लेकिन उसने बिना जाने समझे उस पर इल्जाम लगा दिया था। गुस्से में आकर अनीश ने पिंजरे से कोए को निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर गया। बादशाह सलामत ने गहरी सांस ली और दरबार में मौजूद सब लोगों को एक अहम पैगाम दिया। कभी भी किसी परिंदे, किसी जानवर या किसी इंसान की बातों पर आंख मूंद कर यकीन मत करो। हमेशा सच तक पहुंचने की कोशिश करो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अनीश बेहद शर्मिंदा था। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वह अपनी बीवी को लेकर वापस चला गया। इस तरह यह एक अजीबो-गरीब मगर सीख देने वाली कहानी अपने अंजाम को पहुंची। यह कहानी सच है या झूठ, हम इसमें नहीं जाते हैं। यह कहानी आपको सिर्फ सबक देने के लिए सुनाई गई है, ताकि आप किसी के बहकावे में ना आए। वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।